Hello students, today we will discuss about one-way slab. Slabs are basically a 2D member, for example roof, floor, etc. ओके, तो स्लैब आपका एक 2D मेंबर होता है। देखिए ये आपका कोई एक स्लैब है जिसकी ए वाली लेंथ Lx है और ए वाली लेंथ Ly है। ओके, तो अगर हम Ly बाई Lx का रेशियो लें और अगर ए वैल्यू आपकी Ly बाई Lx की वैल्यू 2 से अधिक आती है तो ऐसे केस में ए आपका वन वे स्लैब होगा। ओके, जहाँ पर Ly आपका क्या है, Ly है आपका लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन और Lx क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन। ओके, वन वे स्लैब को आप स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन वे स्लैब के केस में आपका क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट आपका केवल एक ही डायरेक्शन में, जो कि शॉर्टर लेंथ होती है, उस डायरेक्शन में आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्लैब के केस में कि स्लैब की थिकनेस जो है वो आपकी स्लैब की विड्थ और लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट IS रिकमेंडेशन फॉर डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव स्पैन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके IS 456/2000 के क्लॉज 22.2 पेज नंबर 34 पे मेंशन है। ओके, तो आपके पेज नंबर 34 IS कोड में इफेक्टिव स्पैन के बारे में दिया है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ओके, अगर आपका स्लैब कैसा हो, सिंपली सपोर्टेड हो, ऐसे केस में आपका इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू क्या होगी, द इफेक्टिव स्पैन इज टेकन एज स्मॉलर ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे कंडीशंस दी गई हैं इसमें जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी उसी को हम इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में लेंगे। तो पहला क्या है आपका, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। ओके, जो आपके सपोर्ट्स हैं उसके सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट है आपका क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ओके, नाउ फॉर कॉन्टीन्यूस स्लैब, अगर आपका स्लैब कॉन्टीन्यूस है तो ऐसे कंडीशंस में दो केसेस बनती है। पहले केस है कि जब आपका द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज़ लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन, मतलब आपके जो सपोर्ट है उसकी विड्थ क्लियर स्पैन के 1/12 से कम हो। ऐसे केस में इफेक्टिव स्पैन क्या होगा आपका, द इफेक्टिव स्पैन शुड बी टेकन एज इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो आपका इफेक्टिव स्पैन ऐसे कंडीशंस में वही हम लेंगे जो आपके सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में लिए थे, वो भी ए वाले कैटेगरी में, जो आपका केस नंबर ए दिया है। इस केस में जो हम जिस रूल को फॉलो करके सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जो इफेक्टिव स्पैन लिए हैं वही सेम कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे और उसके बाद हम ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कंडीशन आपका बनता है जब आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट की विड्थ क्लियर स्पैन के 1/12 से अधिक हो या 600 mm से अधिक हो। इन दोनों केस में विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम है अगर उससे अधिक हो। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपका क्लियर स्पैन के 1/12 से या 600 mm दोनों में से जिससे भी आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट अधिक है, ऐसे केस में द इफेक्टिव स्पैन शैल बी टेकन एज, पहला कंडीशन आपका बनता है फॉर एंड स्पैन। ओके, तो अगर एंड स्पैन के केस में आप क्या लेंगे, विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज कॉन्टीन्यूअस, मतलब आपका अगर एक एंड क्या हो, फिक्स हो, और दूसरा एंड क्या हो, कॉन्टीन्यूअस हो। ओके, या इंटरमीडिएट स्पैन हो। ऐसे केस में द इफेक्टिव स्पैन शैल बी द क्लियर स्पैन बिटवीन द सपोर्ट्स। ऐसे केस में आपका इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, आपका इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू होगा किसके, द क्लियर स्पैन बिटवीन सपोर्ट्स। जो सपोर्ट्स के बीच में क्लियर डिस्टेंस होगा या क्लियर स्पैन जो होगा सपोर्ट्स के बीच में, वहीं आपके इफेक्टिव स्पैन के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा केस बनता है आपका विथ वन एंड फ्री एंड अदर कॉन्टीन्यूअस। अगर आपका एक एंड क्या हो, फिक्स के जगह क्या हो, फ्री हो। पहले वाले केस में क्या था, फिक्स था। अगर दूसरे केस में अगर ऐसे होता है कि एक एंड आपका क्या हो, फ्री हो, और दूसरा एंड का हो, कॉन्टीन्यूअस हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका द इफेक्टिव स्पैन शैल बी इक्वल टू द क्लियर स्पैन प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, और क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसको हम ले लेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर आपके स्लैब में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं, वो आपके क्लॉज 23.2 जो कि पेज नंबर 37 पे है IS 456/2000 के, उसमें आपको
डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रेनफोर्समेंट इन स्लैब्स। स्लैब्स में आप रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात है मिनिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम आप कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो इट शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इन केस ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट। अगर आप माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, आपकी स्टील कैसी है, माइल्ड है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके 0.15% से कम आप सरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, अगर आप HYSD का यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो आपका 0.15% आप सरिया यूज कर रहे थे उसको आप रिड्यूस करके अब 0.12% सरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी स्ट्रेंथ की सरिया यूज कर रहे हैं आप, तो ऐसे केस में आप सरिया की मात्रा को कुछ घटा सकते हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के केस में आप 0.15% से कम सरिया यूज नहीं करेंगे, और अगर आपका हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स है तो ऐसे केस में आप 0.12% से कम सरिया का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैक्सिमम डायमीटर। कितने अधिकतम डायमीटर या व्यास की सरिया हमको यूज करनी है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार इन स्लैब शुड नॉट बी एक्सीडेड 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। इट मीन्स जो आपकी स्लैब की टोटल थिकनेस है उसके 1/8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी सरिया या आप यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट के लिए, जो भी आप सरिया यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम डायमीटर आपकी जो है वो टोटल थिकनेस, स्लैब के टोटल थिकनेस के 1/8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 80 mm थिकनेस का स्लैब है आपका, तो 80 mm का 1/8 कितना हो गया, 10। ओके। तो यानी आप जो सरिया यूज करेंगे वो मैक्सिमम 10 mm डाया का यूज करेंगे, 10 mm से अधिक डाया का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में कितना स्पेस देना है, ठीक है। इसके बारे में आपको IS 456/2000 के क्लॉज 26.3 को देखना पड़ेगा, जो कि पेज नंबर 45 पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप IS 456/2000 के पेज 45 पर जाइए और क्लॉज 26.3 को एक बार रिवाइज करिए, और उसके अकॉर्डिंग आप एक बार देखिए कि स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट के बीच में कितना आपको स्पेस देना है, कितना अंतराल देना है, उसके बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। और हम आपको न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उसमें इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात होती है कि कवर की, कि मिनिमम हम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं। तो स्लैब के केस में आप जनरली 20 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो ये सब आपके थे डिजाइन रिकमेंडेशन फॉर वन वे स्लैब। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस some numericals on this topic. Okay, thank you.